जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 13 है जी आज हमारा। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 के कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 में स्टार्ट किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और हमने इसकी क्लासेस पढ़ी थी। मेन कंसेप्ट कल का ये था, क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम। अब जो हम आगे हमारे लेक्चर्स होंगे वो हम हर क्लास को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ क्लासेस की डिस्कशन ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में है, कुछ की डिस्कशन कम डिटेल में है। तो जितने को हमारे सिलेबस में है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा टारगेट क्या है? हमने क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम पढ़ ली है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इन क्लासेस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करना है। आज के लेक्चर में इनमें से जो पहली क्लास है हमारी उसकी बारी है। तो पहली क्लास कौन सी है? नेम क्लास। नेम क्लास के बारे में हम स्टडी करेंगे कि नेम क्लास में क्या इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे अगर हमने इसको चेंज करना हो उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर है। ठीक है, होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। होम असाइनमेंट की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई क्वेश्चंस के अलावा तो पूछ लीजिए। विटनेस की क्या देखिए, विटनेस सिर्फ एक गवाह के तौर पे होता है, गवाह की लाइबिलिटी नहीं होती। कोई गवाह सिर्फ इस पर्पस के लिए होता है वो ये कह दे कि हाँ जी ये जिस बंदे के साइन है ना, जिस बंदे का नाम लिखा है, साइन इसी बंदे ने किए हैं और मेरे सामने किए। ठीक है, वो सिर्फ ये ना हो कि कोई और किसी और के साइन कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। गवाह का हमेशा जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ ये होती है, ये बताना होता है कि ये जो इवेंट हुआ है ये मेरे सामने हुआ। और की क्वेश्चन जी? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह आएगा? देखिए, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उनमें से अक्सर 5 रुपए के क्वेश्चन भी होते हैं। उनसे आपको अंदाजा हो जाता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरीके का आएगा। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से जो है जो मेमोरेंडम के क्लासेस हैं, इसमें से या तो वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए लिस्ट डाउन कीजिए क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम क्या है, ये पूछ लेता है। या आपसे कोई एक या दो क्लास दे के वो पूछेगा इसमें बताइए क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। यानी सारी क्लासेस की एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, उसे 8-10 नंबर देने पड़ेंगे। उसकी बजाय वो 2-3 नंबर के साथ किसी एक क्लास, जैसे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से पूछेगा क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, तो आपसे कहेगा इसको इलेबोरेट कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दें। रिप्रोडक्शन का वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। और की क्वेश्चन जी जी। ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी नहीं है, क्या उसके मेमोरेंडम में ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज इंक्लूड करना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं, उसके मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? उसका शेयर कैपिटल है ही नहीं, वो इंक्लूड करना चाहे भी तो नहीं कर सकती क्योंकि उसका शेयर कैपिटल है ही नहीं। मेंशन क्या करना उसने? अंडरटेकिंग क्लास में हाँ जी बिल्कुल, शेयर्स के हवाले से कोई भी बात नहीं लिखनी। अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो उसने शेयर्स के हवाले से कोई बात नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल के अलावा भी एक जगह पे लिखा हुआ है कि सारे मेंबर्स जो है ना वो एग्री करेंगे एटलीस्ट एक शेयर उन्होंने लिया है। लेकिन अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है उस सूरत में ये वाली लाइन भी नहीं आएगी। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में हाँ ये मेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसमें फिर ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लास के बाद मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं नोट कर लूंगा इसको। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की तरफ। हमने 3 क्वेश्चंस थे। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ज़बानी कलाम में डिस्कस कर लेते हैं। बुक आपके सामने है ना? पहले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल कंपनी राइट इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम इन फॉलोइंग सिचुएशन। क्या लिखा जाएगा? इफ द कंपनी प्रपोजेस टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन लाहौर, पंजाब, शाबाश। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इस्लामाबाद, क्यों वाला? इसमें प्रोविंस क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि इस्लामाबाद किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है। Question 2. A proposed company's principal line of business is manufacture and sale of textile products. One of the subscriber to memorandum has suggested name TSF Consultancy Limited.
कमेंट ऑन दिस सजेशन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। क्यों TSF कंसल्टेंसी लिमिटेड में क्या प्रॉब्लम है? लाइन ऑफ बिजनेस ही नहीं है ये। लाइन ऑफ बिजनेस है मैन्युफैक्चर सेल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और नाम क्या है? TSF कंसल्टेंट। अच्छा अब अगला सवाल उसने नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस कंपनी का कोई मुनासिब सा नाम सजेस्ट कीजिए। TSF टेक्सटाइल्स लिमिटेड, शाबाश। 2 क्लियर जी। 3 व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल? हाँ जी सारी क्लासेस आ जाएंगी। नहीं अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लास आएगी, क्लास आएगी, उसके अंदर ये लिखा जाएगा सिर्फ ऑल सब्सक्राइबर्स आल्सो अंडरटेक टू फॉर्म कंपनी एंड टू कंप्लाई विद क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम, सिर्फ इतनी बात आएगी। टू टेक शेयर वाली बात नहीं आएगी। क्लास आएगी, क्लास के अंदर शेयर वाली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ये अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लास में। ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास तो पूरी की पूरी ही नहीं आएगी ना। अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लास का उतना हिस्सा जो शेयर कैपिटल वाला है वो नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी आएगा। ठीक है, एसी का फ्लो ऊपर कर दीजिए जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है जी। कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती है जो जिनकी रजिस्टर्ड कोई प्लेस ना हो, यानी कि वर्चुअल ऑफिस। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास होना लाजमी है। पाकिस्तान में कंपनी अगर आप रजिस्टर करवाते हैं, एज कंपनी अगर रजिस्टर करवाते हैं तो फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास होना लाजमी है। अगर कंपनी के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, फिर उस सूरत में लाजमी नहीं होगा जी। नहीं, जब उसने क्लॉजेज पूछी है तो सिर्फ हमने क्लॉजेज लिखनी है, प्रिंटिंग सिग्नेचर वाली बात नहीं लिखनी, क्योंकि वो क्लॉज नहीं है। वो मेमोरेंडम के हवाले से रिक्वायरमेंट जरूर है कि मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए, कौन साइन करे, लेकिन क्लास नहीं है ना। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्लासेस, तो क्लासेस पूछा, क्लासेस बताएंगे जी। अब चलते हैं हम नेम क्लास की तरफ। आज के कंसेप्ट में नई चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? हमारे नेम क्लास। मेमोरेंडम में 6 क्लासेस थी कि 5 थी? 6 क्लासेस थी। वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। ज्यादा अहम क्लासेस की ज्यादा डिस्कशन होगी, कम अहम क्लासेस की कम डिस्कशन होगी। सबसे पहली क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास जो है हमारी वो है नेम क्लास, प्रोबेबली सबसे ज्यादा अहम यही है। और फिर इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, ये ज्यादा अहम है। दो नेम क्लास के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ नेम, के नाम सेलेक्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। वो कौन कौन से नाम है जो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेचुरल पर्सन में किसी की बर्थ होती है, नेचुरल पर्सन की आप कोई भी नाम रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से पूछने इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हुआ, उसका नाम रखना है, उसके लिए इजाजत की जरूरत भी होती है, और उसके नाम के ऊपर कुछ रूल्स भी हैं कि नाम में ये चीजें हो सकती हैं और ये चीजें नहीं हो सकती। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नाम में रखने की इजाजत है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कंपनी के नाम में इंक्लूड करने की इजाजत नहीं है। तो प्रोहिबिशन ऑफ नेम का जो कंसेप्ट है ना, पहले पूरे लेक्चर का थीम समझ लीजिए। प्रोहिबिशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि कंपनी अपने नाम में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये प्रोहिबिशन का कंसेप्ट होगा। फिर इसके बाद रेक्टिफिकेशन या चेंज इन नेम, ये दो अल्फाज है, रेक्टिफिकेशन और चेंज अलग है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि फर्ज कीजिए कि अगर कोई नाम प्रोहिबिटेड था, कंपनी उस नाम से रजिस्टर हो गई, अब क्या एक दफा रजिस्टर हो गई तो रात गई बात गई, अब उसको चलने की इजाजत दे दी जाए या कि उसके नाम को रेक्टिफाई किया जाए? रेक्टिफाई किया जाए। तो फिर रेक्टिफिकेशन में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई एक कंपनी गलत नाम से, यानी पहले हम सीखेंगे कि कौन सही नाम में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए पहले के। फिर सीखेंगे अगर कोई कंपनी गलत नाम से रजिस्टर हो जाए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर तो कोई गलत नाम से रजिस्टर हुई कंपनी और वो अपना नाम सही करती है, इसके लिए लफ्ज़ बोलेंगे रेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कंपनी सही नाम से ही रजिस्टर्ड हुई है
और उसके बावजूद वो अपनी ब्रांडिंग के लिए या किसी और पर्पस के लिए अपना नाम चेंज करना चाहती है, यानी एक सही नाम से शिफ्ट होके दूसरे सही नाम की तरफ जाना चाहती है, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन अमूमी रजिस्ट्रार की तरफ से इनिशिएट होता है और चेंज ऑफ नेम अमूमी तौर पे कंपनी की तरफ से इनिशिएट होता है। तो ये दोनों में फर्क है, दोनों में एक ही कंसेप्ट सीख रहे हैं हम, क्या कि कंपनी नाम कैसे बदलेगी। लेकिन रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि गलत नाम रजिस्टर हो गया था उसको सही करना है। चेंज ऑफ नेम का मतलब क्या है, ऑलरेडी सही नाम था उसी को हमने किसी और नाम में बदलना, ये चेंज। फिर इसके बाद अगर नाम चेंज होता है तो उससे रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी नाम चाहे रेक्टिफिकेशन में हो या चेंज ऑफ नेम में हो, जब किसी कंपनी का नाम बदलता है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने फॉलो करनी है। जैसे एक रिक्वायरमेंट है कि कुछ अर्सा तक न्यू नेम के साथ ओल्ड नेम भी मेंशन करना है ताकि लोगों पहचान लें कि अच्छा ये कंपनी है, इसका पुराना नाम ये था, क्योंकि लोगों में पुराना नाम ज़्यादा मशहूर होगा ना, तो कुछ अरसे तक ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, पुराने नाम और नए नाम को इकट्ठा लिखा जाएगा। और दूसरा, जब नाम चेंज होगा तो इस पे कंपनी के राइट्स एंड लायबिलिटीज का क्या फर्क पड़ेगा। जो पुराने नाम के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं क्या वो दोबारा करने पड़ेंगे या वो पुराने नाम के साथ जो एग्रीमेंट किए हैं वो चलेंगे, उनमें राइट्स एंड लायबिलिटीज वही रहेंगी जो पहले थी या बदल जाएंगी, वही। ये कंसेप्ट हमने स्टडी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी को अपना नाम पब्लिश कैसे करना चाहिए, अपने नाम की मशहूरी कैसे करनी चाहिए, किस किस जगह पे नाम लिखना जरूरी है। क्या अगर एक कंपनी का हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में नाम लिखना तो जरूरी है। क्या अगर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में भी उसका नाम लिखना जरूरी है। अगर वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इशू करती है, जैसे किसी को कभी एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू किया, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर इशू किया, लोन एग्रीमेंट किया, क्या इन एग्रीमेंट्स पे भी कंपनी का नाम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, इसे कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ नेम। पब्लिकेशन ऑफ नेम का मतलब क्या है कि कंपनी का नाम किस किस जगह और किस किस डॉक्यूमेंट पे मेंशन किया जाएगा। पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि कंपनी का नाम किस किस जगह और किस किस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाएगा। ये मेन थीम था आज के लेक्चर का। नाम सेलेक्ट करना है हमने, नाम चेंज करना सीखना है, सेलेक्ट करना सीखना है, नाम चेंज करना सीखना है, फिर इसके बाद नाम चेंज होने से इफेक्ट क्या होगा वो सीखना है, और नाम को किस किस जगह पब्लिश करना है। ये 4 चीजें सीखनी हमने। डिसाइड करना, नाम चेंज करना, चेंज के बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और पब्लिश किस किस जगह करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ नेम। सिलेक्शन में वो कहता है नाम कोई सा भी रख ले जो आपको पसंद हो, कंपनी का नाम रख सकते हैं सिवाय कुछ उन अल्फाज के जो कि मना है। वो कौन सी चीजें मना है, कौन से नाम मना है वो सुन लीजिए। नंबर 1, आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मीन सेम, या क्लोजली रिजेंबल करता हो, बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो, ठीक है। बहुत ज्यादा मिलता जुलता नाम वो नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे आप देखा सुपर, सुपर का SUPR SOPR कर दिया, SOOPRE कर दिया, ठीक है। सुपर ऊपर, हाँ डुपर, कुछ इस तरह के थोड़े बहुत अल्फाज चेंज करके, और बजाहिर ऐसे लगता है, एक नजर सरसरी देखे लगता है दोनों एक ही है। इसे कहते हैं क्लोजली रिजेंबल्स। कहता है आइडेंटिकल सेम नाम भी नहीं रख सकते, क्लोजली रिजेंबल्स भी नहीं रख सकते नाम, ठीक है। इस तरह का कोई ना, नेचुरल पर्सन के नाम में इस तरह की कोई कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल कंपनी के नाम में रिस्ट्रिक्शन है। नेचुरल पर्सन में एक बंदे ने ऑलरेडी नाम अपना काशिफ रखा, क्या अगला कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम काशिफ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी में सेम नेम नहीं, वरना कंफ्यूजन अराइज हो जाएगी ना कि ये एग्रीमेंट किस कंपनी के साथ किया जा रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, नाम इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव या अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, गैर, अच्छा ये जजमेंटल अल्फाज है,
जजमेंटल अल्फाज को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो नामुनासिब हो, जो लोगों को धोखा मिल रहा हो, जिससे डिसीव हो रहे हो लोग, या अनडिजायरेबल हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, वो टेक्सटाइल काम कर रहा था, नाम कंसल्टेंसी था। अब लोग इससे धोखा खा सकते हैं कि शायद कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा है। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। कि जैसे स्प्रेड वायलेंस लिमिटेड, क्या ये नाम आपके ख्याल में डिजायरेबल है? नहीं है। और बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज ऐसे लोग ना नाम के साथ कुछ कुछ मजहबी मकामात या मजहबी शख्सियात ऐसी होती है जिनके लोगों के साथ जज्बात अटैच होते हैं। ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू होता है कि क्या ऐसे मुकद्दस मकामात या शख्सियात के नाम को कंपनी के नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वो कहता है जी ये ऐसे अल्फाज जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हों, वो आप नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, जिससे उनकी रिलीजियस फीलिंग्स जो है वो ऑफेंड हो। अब जैसे फर्ज कीजिए कि ये कोई डिफरेंट कॉलेजेस क्या करते हैं, वो बैग वगैरह जो है वो बनाते हैं और उसके ऊपर कॉलेज का नाम लिखा होता है मुंह तौर। और ये सिर्फ कॉलेजेस नहीं, डिफरेंट कंपनीज भी ऐसे करती हैं ब्रांडिंग के लिए। ये नॉर्मल प्रैक्टिस, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे, जैसे एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बैग बनाए, अब बैग्स के ऊपर कंपनी का नाम है, उसमें किसी मजहबी मकाम का जिक्र है, नाम का हिस्सा है, या किसी मजहबी शख्सियत का नाम का हिस्सा है। अब वो बैग के ऊपर लिख दिया गया, ठीक है। अब बैग कभी आपने अपने हाथ में पकड़ा होगा और कभी आपने ज़मीन पे रखा होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ज़मीन पे रखते हैं, वो पैर भी लग जाते हैं साथ, भाई ऐसे होता है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके से ये बैग ने इस्तेमाल होना है, तो क्या एप्रोप्रिएट है कि इसके ऊपर वो मजहबी शख्सियत या मकाम का नाम लिखा हो? इससे लोगों के जज्बात मजरूह होंगे ना। इसी तरह कंपनी का नाम अगर आपने ऐसा रखा है जिससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह होने का खतरा है, रजिस्ट्रार उसकी इजाजत नहीं देगा। अच्छा, अब ये किस लफ्ज से जज्बात मजरूह हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, फेंड हो सकते हैं, फीलिंग, इसके बारे में उसने नहीं बोला, ठीक है। उसके बारे में हम भी नहीं बोल रहे, मतलब जज्बात सच में मजरूह ना हो जाए, लेकिन आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं ना। हाँ जी, कि आपने कोशिश करनी है कंपनी का नाम में कोई ऐसा लफ्ज ना आए जिससे लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स अटैच। लेकिन बाज़ औक़ात लोग पता है क्या करते हैं, लोगों के इमोशंस का गलत फायदा उठाने के लिए जानबूझ के नाम ऐसा ऐड करते हैं। वो फिर क्या होता है, कुछ लोगों तो अट्रैक्ट होते हैं और समझते हैं अच्छा जी ये तो बड़ी अच्छा काम करते होंगे, और कुछ लोग जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं। बहरहाल ज्यादा हम इसके ऊपर बात नहीं करते, इतना काफी है। फिर कंटेन प्रोहिबिटेड वर्ड, लॉ ने कुछ अल्फाज ऐसे लिस्ट बनाई हुई है, एससीसीपी की वेबसाइट के ऊपर ये लिस्ट मौजूद है कि कंपनी के नाम में वो अल्फाज नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं सकते। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, लिख सकते हैं अप्रूवल के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो सबसे अहम पॉइंट है ना, इसमें शायद 5 पॉइंट है, लेकिन इसमें आइडेंटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है, और प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम ये है। रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में फर्क पता है आपको? प्रोहिबिटेड का कंसेप्ट क्या है? कमीशन ने कुछ अल्फाज लिस्ट बना के हमें दी है कि ये अल्फाज आप किसी भी कंपनी के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं अप्रूवल के बगैर। अच्छा, लॉ ने प्रोहिबिटेड वर्ड की हमारे लिस्ट एग्जांपल हमारे सिलेबस में नहीं डाली, प्रोहिबिटेड वर्ड की लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स की लिस्ट हमारे सिलेबस में है, जो हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले मेन कंसेप्ट हम पढ़ लें। यहाँ चलिए एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड अल्फाज कौन से हैं। ऐसे अल्फाज जो कंपनी के नाम का हिस्सा, प्रोहिबिटेड कौन से हैं? ऐसे अल्फाज जो कंपनी के नाम का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन। और रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स कौन से हैं? जो कंपनी के नाम का हिस्सा बन सकते हैं कमीशन की अप्रूवल के बाद। जैसे फर्ज कीजिए
पाकिस्तान के करंट हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर आसिफ जरदारी साहब, ठीक है। हाँ भाई प्रेसिडेंट तो वही है ना, या प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल ले लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा आप फर्ज कीजिए मैं कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता हूँ जरदारी एंड कंपनी लिमिटेड, फर्ज कीजिए ये। अब इसमें जो भी इस कंपनी के नाम को देखेगा क्या सोचेगा कि बैकएंड पे जरदारी साहब शायद इसके पैटर्न सरपरस्तों में मौजूद हैं, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा कि भाई कि बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी शख्सियत अगर जुड़ी हो आपकी कंपनी के साथ तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है। लोग ये समझेंगे कि शायद बैकएंड पे ये भी कंपनी के फाउंडर्स में, कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर में मौजूद है। अब बताइए कमीशन को क्या ये नाम कंपनी के नाम के साथ जोड़ने की इस्तेमाल की इजाजत देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए अगर जरदारी साहब ही ये कंपनी खोलना चाहते हैं इस नाम के साथ, उनको तो कमीशन ने यही देखना होता है कि अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत मैं उसको दूं जो जेन्युइन पर्सन हो, इस नाम के इस्तेमाल करने का, अल्फाज के इस्तेमाल करने का हकदार हो। ठीक है, चाहे बंदे का नाम जरदारी भी हो, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं ना। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा बाज़ का तो कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट जब कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं तो वो कंपनीज वगैरह ओपन करते हैं तो उनके नाम एक महसूस लफ्ज़ जो है वो ऐड कर देते हैं, जैसे कि शाहीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर, ठीक है, फौजी फर्टिलाइजर। अब अगर फौजी भाई इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि बैक एंड पे शायद कुछ, हाँ कोई है, कोई है, कोई तो है। अब मैं अब अगर फर्ज कीजिए हम एक कॉलेज स्टार्ट करना चाहते हैं और उस कॉलेज के नाम में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं जिससे इंडिकेशन मिल रही हो कि बैक एंड पे वो इदारा है, ठीक है, जैसे फौजी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। बताइए क्या कमीशन को हमें इजाजत दे देनी चाहिए ये नाम रखने की? इससे लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं कि शायद बैकएंड पे, लेकिन अगर वही इदारा अगर स्टार्ट करना है तो उसको तो इजाजत मिल जाएगी ना। तो प्रोहिबिटेड का कंसेप्ट ये है, वो कहता है हम नाम में, किसी कंपनी के नाम में करंट किसी हेड ऑफ द स्टेट के नाम को, या किसी फॉर्मर पिछले हेड ऑफ द स्टेट, या किसी गवर्नमेंट के इदारे, या गवर्नमेंट के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज वगैरह एफिलिएटेड है उनसे रिलेटेड अगर नाम में, या इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन कोई लफ्ज शो करवाता होगा ना, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। फिर से सुनिए, लॉ क्या कहता है कि अगर कंपनी के नाम में कोई ऐसा लफ्ज आता हुआ जो कंपनी का कनेक्शन शो करवाता हुआ किसके साथ, किसी करंट हेड ऑफ द स्टेट के साथ, फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट के साथ, इंटरनेशनल फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट के साथ, किसी लोकल गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या इनका कोई इदारा हो, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक। अब अपने नाम के साथ IMF का लफ्ज लिख दीजिए, लगता है बैक एंड पे IMF सपोर्ट कर रही है, इतना पैसा इस कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या ऐसी एफिलिएशन या अटैचमेंट शो करने वाले अल्फाज की इजाजत होनी चाहिए? जनरली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने स्टेट अवे इसको प्रोहिबिटेड की लिस्ट में नहीं डाला, क्योंकि हो सकता है वही पर्सन, वही इदारा जिसके साथ एसोसिएशन शो हो रही है वो खुद आके कह दे कि जी हम ये काम करना चाहते हैं, तब तो इजाजत होनी चाहिए। इसलिए लॉ ने इसको प्रोहिबिटेड की लिस्ट में नहीं डाला, रिस्ट्रिक्टेड की लिस्ट में डाला। ये बात समझ रहे हैं? तो कौन कौन से वर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड है कंपनी अपने नाम में इंक्लूड कर सकती है, लेकिन कमीशन से इजाजत लेने के बाद? जो कौन से हो कि ऐसे वर्ड्स जो सजेस्ट करते हो पैट्रनेज, पैट्रनेज कहते हैं सरपरस्ती को, पैट्रनेज विद हेड ऑफ द स्टेट यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन। जैसे कंपनी के नाम के साथ अमूमी तौर पे जब फेडरल का वर्ड या नेशनल का वर्ड आ जाए या स्टेट का वर्ड आ जाए तो ये अल्फाज इंडिकेट करते हैं बैकएंड पे फेडरल गवर्नमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या शो करवा रहे हैं? लेकिन आप जो दूसरे बैंक्स हैं ना,
जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके बैकएंड में गवर्नमेंट नहीं है, नेशनल बैंक के बैकएंड में भी गवर्नमेंट है, स्टेट बैंक के भी बैकएंड में गवर्नमेंट है, दूसरे इदारे उनमें उनमें ये नाम नहीं देखेंगे आप। कोई भी बैंक अपने शहर में ले, यूबीएल, एमसीबी, फैसल बैंक, मिजान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, शाबाश, बैकएंड पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। बैंक ऑफ पंजाब को ओन करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल बैंक को भी फेडरल गवर्नमेंट। ये स्टेट बैंक से पहले पाकिस्तान का स्टेट बैंक हुआ करता था नेशनल बैंक। तो फॉरेन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे बिजनेस जिनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मुदारबा जैसे, ठीक है, तो इनके लिए भी नाम रखने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए भी इजाजत की जरूरत है, उसका नाम रखने के लिए भी इजाजत, दोनों काम इकट्ठे कर लिया करते हैं। तो कंसेप्ट समझ आया कि नाम में आप एग्री करते हैं सिमिलर नेम के साथ दो कंपनीज नहीं होनी चाहिए, नाम करते हैं, एग्री करते हैं, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हो, खास तौर पे मजहबी जज्बात। क्या एग्री करते हैं कि जो प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं वो नहीं होने, जैसे वायलेंस का लफ्ज प्रोहिबिटेड है, इसी तरह कुछ और वर्ड सेंसिटिव नेचर के हैं, ठीक है, हाँ, जैसा नाम वैसा काम होना नहीं, जैसा काम वैसा नाम होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये है हमारा कंसेप्ट प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड का जी। एब्रीविएशन सेम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि जो कमीशन के पास या मेमोरेंडम में रजिस्ट्रेशन होती है ना, वो कंप्लीट नेम की होती है, वो एब्रीविएशन की नहीं होती, ठीक है जी। कोई ना कोई होगा चक्कर, है ना, है। अच्छा ये सुन लीजिए, भाई ने कहा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर एक नाम के साथ दो दो इदारे चल रहे होते हैं, जैसे लिखे हम कब चने खाने के लिए जाए ना, तो वहाँ पे लिखा होता है हमारी इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है, और साथ ही दूसरी दुकान होती है उसका भी सेम नाम होता है, मोहम्मदी निहारी हाउस इधर भी है और साथ वाली भी मोहम्मदी शनवारी इधर दो है। वो हाँ, रीजन क्या है, वो कंपनी नहीं है। अगर आप अपने इदारे को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लेते हैं ना, फिर कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई छोटी दुकान खोल ली है, तो वो चूंकि कंपनीज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, कंपनी के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो कंपनी ला का कंसेप्ट नहीं लगेगा, कंपनी का कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो फिर एक नाम के साथ बहुत सी दुकान। इसलिए जब बिजनेसेस ग्रो करते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं अपने आप को कंपनी फार्म में कन्वर्ट करवा ले, जिसमें बहुत से फायदे और नुकसान और तो होते ही हैं। एक फायदा ये भी होता है कि सेम नेम के साथ दूसरी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ नहीं, हाँ कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं, कंपनी है, कंपनी है, ऐसे अगर बड़ा टैक्स पे करना पड़ता है, रिटर्न जमा करवानी पड़ती है, ये कॉलेज का स्टेटस कंपनी का है, ये कंपनी का बिल्कुल। चले छोड़े इसको, कॉलेज का ऑडिट ना करना शुरू कर दीजिएगा जी, आगे बताइए। एक कंपनी पहले एबीसी केमिकल, एक कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है एबीसी टेक्सटाइल्स, क्या कमीशन इजाजत देगा? एबीसी केमिकल्स और एबीसी टेक्सटाइल्स है, क्या कमीशन इसकी इजाजत देगा? जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है यस देगा, दोनों का नाम डिफरेंट है, डिफरेंट है जी। ब्रांड किस कैटेगरी में आता है? ब्रांड कंपनी का नाम नहीं होता, कंपनी का नाम नहीं होता, वो ब्रांड है, लेकिन वो भी कॉपीराइट एक्ट के तहत आते हैं, ठीक है। जैसे वो यूनिलीवर के, ये जो फेयर एंड लवली की क्रीम है, यूनिलीवर की प्रोडक्ट है ना, हाँ, तो जो फेयर एंड लवली है ये कंपनी का नाम नहीं है, प्रोडक्ट का नाम, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। कंपनी का नाम यूनिलीवर है, यूनिलीवर के साथ आप दूसरी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट है, उस नाम से कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी याद रखें कॉपीराइट एक्ट अप्लाई होते हैं, उनका ध्यान रखना आता है, उनकी वायलेशन तो नहीं हो रही वो, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़े। तो याद रखिए प्रोडक्ट का नाम कुछ और होता है, कंपनी का नाम कुछ और होता है। जैसे एक पिछले 1-2 सेशन पहले एक स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी, कंसेप्ट ठीक था, एग्जांपल गलत थी। उन्होंने कहा सर आजकल टीवी पे ऐड, यहाँ पे लिखा है ना, नए नाम, जब कंपनी का नाम चेंज हो तो नए नाम के साथ पुराना नाम भी मेंशन करना होता है। तो उसने मिसाल दी, सर ऐसे जैसे वो फेयर एंड लवली की ऐड आती है तो लिखा होता है फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली, कोई इस तरह की ऐड है, तो नए नाम के साथ पुराना नाम भी मेंशन कर रहे हैं, तो वह क्या वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है? इसका जवाब है नहीं, इस वजह से नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो ब्रांडिंग है, वो ब्रांड, वो कंपनी का नेम नहीं है, ठीक है, वो वैसे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इसको वही चीज समझिए, ठीक है, वो लगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला कंसेप्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन या और चेंज इन नेम का। पहले बताइए दोनों में फर्क क्या है?
क्या करें इसको यार? ये जो दिन है ना, ये पूरे 2-3 हफ्ते ये यही रहता है। एक स्टूडेंट कहता है सर एसी है टेम्परेचर बढ़ा दे, दूसरा कहता है कम कर दें, एक कहता है फ्लो कम। आप एडजस्ट कर लिया करें, एसी को एडजस्ट करवाने की बजाय कोशिश किया करें कुर्बानी दे दे। हम साथ ही साथ बैठे हैं ना, कुर्बानी दे दे, आगे पीछे हो जाया करे। ठीक है, जो जिनको एसी की हवा पसंद है एसी के करीब बैठ जाए, जिनको पसंद नहीं है वो दूर बैठ। लेकिन आपने सीटें मली होती हैं, बस हमें पूरे सेशन में इधर ही बैठना है। थोड़ी सी कुर्बानी दे दिया करें। अब मुझे बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या किया जाए? इस एसी को क्या करें? 18 पे करा दें। इस एसी को 18 पे करा। अच्छा मुझे बताइए किसने कहा था इसको 18 पे करवा दें? किसने बोला? मुझे बताइए रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम और चेंज ऑफ नेम में क्या फर्क है? अगर कोई गलत नाम है उसको ठीक करना है रेक्टिफिकेशन, और चेंज बिल्कुल बिल्कुल। रजिस्ट्रार बैठा था, कंपनी के नाम रजिस्टर कर रहा था, नेम रिजर्व कर रहा था, रजिस्टर सर्टिफिकेट ठक ठक इशू कर रहा था। अफ्तारी का टाइम था, उसने कहा अफ्तारी से पहले काम करके जल्दी कर जाना है, ठक ठक स्टैंप लगाता गया, नाम इशू गलत नाम था, वो भी रजिस्टर हो गया। लिखा हुआ था रजिस्ट्रार तेरी ऐसी की तैसी लिमिटेड। उसको भी ठप्पा लगा देगा ये लगा। अब अगले दिन जब आएगा, या कंपनी ने महीना 2 महीना, अब एडवर्टाइजमेंट जब अखबार में आई, टीवी पे ऐड चली, रजिस्ट्रार कहने लगा ये क्या मसला है? वो देखा भाई अपने हाथ से साइन, कभी ऐसा होता है ना जल्दी जल्दी में, अपने हाथ से साइन, क्या करे? क्या रजिस्ट्रार चेंज कर सकता है? अच्छा मुझे पहला सवाल ये बताइए, एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसमें तो सरासर रजिस्ट्रार की गलती है। भाई वो थका हुआ था उस वक्त, अफ्तारी का टाइम करीब था। पहली गलती कंपनी की नहीं है, उसने ऐसा नाम क्यों लिखा? उसने ऐसा ना, पहली गलती किसकी है? रजिस्ट्रार जो काम करेगा, रजिस्ट्रार की कभी भी गलती नहीं होगी। अब मुझे खुद बताइए, क्या मैं गलत हो सकता हूं कभी? शाबाश, देखा, इसी तरह रजिस्ट्रार भी गलत नहीं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आपने मुझे कहना नहीं है कभी गलत जरूर। तो रजिस्ट्रार भी गलत हो सकता है, लेकिन अंडर कंपनी लॉ हमने उसे गलत कहना नहीं है। हम कहेंगे भाई रजिस्ट्रार तेरी गलती कोई नहीं है, ये तो गलती उस कंपनी की है जिसने नाम, मेमोरेंडम उसने बनाया था, आर्टिकल उसने बनाया था, उसने अपने हाथों से लिखा है, गलती किसकी है? अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार सबसे पहले क्या फौरी तौर पे रजिस्ट्रार चेंज कर दे नाम? नहीं, सबसे अफ्तारी कर लिया, अफ्तारी के बाद का बगू है सारा। रजिस्ट्रार सबसे पहले उस कंपनी को ऑर्डर इशू करेगा, कहेगा आइए अपना मौकफ दीजिए। याद रखें वन साइडेड डिसीजन पूरा कोर्ट सिस्टम का रूल है, एक पार्टी की बात सुन के कभी फैसला नहीं करना, दूसरी पार्टी का मौकफ भी लेना। इसलिए जब कभी कोई भी फैसला होने लगता है ना किसी के खिलाफ, तो आप देखेंगे अक्सर ये लाइन आएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन। तो रजिस्ट्रार सबसे पहले उस कंपनी से कहेगा आइए अपना मौकफ वाजे कीजिए, बताइए कि क्यों ना आपका नाम चेंज कर दिया जाए, मौकफ बताइए। कंपनी आएगी और अपना मौकफ पेश करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद रजिस्ट्रार अगर तो उसका मौकफ ठीक हुआ, रजिस्ट्रार कहेगा ठीक है जी इस नाम के साथ कंटिन्यू करें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसका मौकफ गलत होगा, रजिस्ट्रार उससे एग्री नहीं करेगा। रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा? इश्यू करेगा ऑर्डर टू, यानी इसमें नोट कीजिए रजिस्ट्रार खुद नहीं का नाम रेक्टिफाई कर रहा, कंपनी को कह रहा है आप अपना नाम रेक्टिफाई कीजिए, कोई अच्छा सा अल्टरनेट नेम रखिए इस नाम को बदल के, और कंपनी के ऊपर लाजिम होगा कि ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर एक शुभ सा नाम रख के, अब की बार अच्छा सा तसल्ली के साथ वो ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे। याद रखें मेमोरेंडम की कोई भी क्लास हो, आर्टिकल्स की कोई भी क्लास हो, चेंज करने के लिए कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल। फिर से मेमोरेंडम की कोई भी क्लास हो, आर्टिकल्स की कोई भी क्लास हो, चेंज करने के लिए कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? फिर से बताइए, मेमोरेंडम की अल्टरेशन या आर्टिकल्स की अल्टरेशन के लिए कौन सी क्लास, कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो नाम चेंज हो रहा है, कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए?
अब बताइए, नहीं पढ़ाया, आपसे पूछ रहा हूं, प्लेस क्लास रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो रही है, कौन से रेजोल्यूशन चाहिए? नहीं पढ़ाया फिर भी पूछ रहा हूं, ऑथोराइज कैपिटल क्लास चेंज करनी है, कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? लाइबिलिटी क्लास चेंज करनी है, कोई भी क्लास चेंज कर। आर्टिकल्स नहीं पढ़ाया, आर्टिकल्स की अल्टरेशन करनी है, कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? कंपनी को कहा जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर नाम चेंज करो, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज करेगी, रजिस्टर और नाम, और ये प्रोसेस सारा वही होगा जो पहले वाला था, नाम न्यू रिजर्व करवा के फिर उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसके पास ले आया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी कहती है हम नहीं करते, हम नाम नहीं, कर लो जो करना है, हम नाम चेंज नहीं कर लेंगे, तुम कर लो जो करना है। रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार खुद नहीं, लाइसेंस कैंसिल नहीं करेगा, खुद से कोई अच्छा नाम चुन के कंपनी का रख देगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर कोई पर्सन अपना नाम चेंज कर ले तो उसे नादरा वाले पुराना शनाख्ती कार्ड ही देंगे कि नया बना के देंगे? तो इसमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नादरा में जितना भी आपका रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड चेंज पे नया शनाख्ती आईडी कार्ड इशू नहीं होता, नाम चेंज होने पे होता है। ठीक है? और बाज़ औक़ात आप कुछ थोड़ा सा एड्रेस भी चेंज करें तो फिर वो कहते हैं अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर रहने दें। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फैमिली रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म की चेंज होती है, तो उसमें भी वो चूंकि बैक एंड की चेंज होती है तो उसमें वो कहते हैं नया आईडी कार्ड। ये कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, क्योंकि कंपनी में भी ऐसा ही है कि हर मेमोरेंडम की हर चेंज में नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू नहीं होगा, कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आगे हम मेमोरेंडम की क्लासेस डिफरेंट चेंज पढ़े, आज नेम क्लास पढ़ रहे हैं, कल को हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास पढ़ें, परसों हो सकता है ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास पढ़ें, चीजें चेंजेस कैसे होती हैं। तो कुछ चेंजेस में नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ, अगर उसके रजिस्ट्रार के डिसीजन से कंपनी मुतमिन नहीं है तो आपको पता है वो हमेशा अपील का हक तो हमेशा होता है। किसको अपील की जाती है? कमीशन को। कभी जब आप ये सीफैप लेवल पे पहुंचे ना, सीफैप 2 की तैयारी करें, तो आपने एससीसीपी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एक सेक्शन है इन्फोर्समेंट्स का। इन्फोर्समेंट में एससीसीपी ने जो अपील्स आती है ना, वो उनको सुनता है जो केसेस होते हैं और उनके ऊपर फैसले देता है। तो वो केस स्टडी की प्रैक्टिस करने के लिए, सीफैप लेवल की केस स्टडी की प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा सोर्स है। उसमें प्रैक्टिकली क्या केस आ रहे होते हैं वो पता चल जाता है। मैं अगर आई कैप का पेपर सेटर हूं ना, तो मैं ये पता है अजीबो गरीब किस्म की केस स्टडी सेट कर रहे होता है जिनका कोई प्रैक्टिकल से ताल्लुक नहीं होता। उसकी बजाय मैं क्या करूं, प्रैक्टिकल लाइफ में से केस स्टडी उठाऊं ताकि बच्चे को पता चले प्रैक्टिस में जाके आजकल ये मसले मसाइल चल रहे हैं, उसके लिए तैयार हो। ना कि ये मैं डिसाइड करूं अच्छा कौन सी सोच के मैं कौन सी ऐसी को काफ से केस स्टडी उठा के लाता हूं जो बच्चा अटेम्प्ट ही ना कर पाए, और जब बच्चा समझ ही ना पाए कि रिक्वायरमेंट में पूछा क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में अल्फाज उसने ऐसे इस्तेमाल किए थे जिसका मतलब असल उसी के ज़हन में था। तो मैं समझूं मैं तो बड़ा कामयाब। देखा सर, देखिए इस क्वेश्चन में पासिंग परसेंटेज कितनी है, 15% से भी कम। देखा कैसा क्वेश्चन सेट किया मैंने, कैसा बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी मैंने। नहीं, ये मैं खुद आई कैप ऐसा नहीं करता, ये मेरे अंदर के अपने जाती राय। आई कैप तो ऐसा नहीं करता ना, ये आईसी इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं। आप क्या समझे? हरगिज़ नहीं, किसी किस्म की मुताबिकत महज इत्तफाकिया होगी। हाँ जी, ठीक है जी। तो बहरहाल तो अपील किधर जा सकती है? कमीशन, वो हमने पहले पढ़ा, और कमीशन का डिसीजन फाइनल होता है। भाई ये बात समझ आ गई? फिर से बताइए, नाम रेक्टिफिकेशन में क्या करेगा रजिस्ट्रार? सबसे पहले क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी देगा नोटिस इशू करके। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेगा? खुद नहीं बल्कि उन्हें ऑर्डर देगा, भाई तुम अपने हाथों से कंपनी का नाम चेंज करो। और अगर वो नहीं करते तो खुद ही नाम से, फिर उसके ज़हन में जो आया वो किस्मत कंपनी की, जो नाम उसके ज़हन में आया वो रख लेगा। और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। शाबाश।
जी 30 डेज 30 डेज, 30 डेज में क्या लिखा था? कहा था कि 30 डेज के अंदर अंदर उसने वो करना हाँ 30 डेज, कंपनी को जब कहना ना नाम चेंज करो तो उसे 30 डेज के अंदर अंदर नाम चेंज करना होगा। इससे मुझे याद आया, एंड पे जाइए, देखिए 30 डेज वाली लिस्ट में ये वाला कंसेप्ट है कि नहीं, कि अगर रजिस्ट्रार ने बोला तो 30 दिन के अंदर नाम चेंज करने का, 30 दिन की लिस्ट में देखें है तो टिक लगाइए। आप भूल गए थे ना किस तरह की कोई लिस्ट है जिसे हमने तारीख के बाद देखना होता है? भूल गए थे? याद था? एक दफा भी पढ़ा मेरे कहने के बाद आपने देखा? भूल गए थे? कोई बात नहीं, आज कर लीजिएगा। कंपनी को नेम पसंद नहीं है तो पहले आना था, पहले सोए थे, चर्च भी के सोई थी कंपनी, और रजिस्ट्रार कहेगा पहले तेरे को बोलता ऑर्डर इशू करता रहा, तो तुझे नोटिस भेजा, रिप्रेजेंटेशन दे, तुम लोग नहीं आए, ऑर्डर इशू किया, नाम चेंज करो, तुम लोग नहीं आए, अब जब मैंने कार्रवाई डालता अब आ गए हो, अब भी जाओ सोए रहो। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आ गया, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आ गया। अब बदला ले रहा है, उसने बकरी चोरी किया कंपनी ने, रजिस्ट्रार किस चीज का बदला लेगा रजिस्ट्रार? वो उसने उसका रिश्ता ना इनकार किया है, किस चीज का बदला लेगा रजिस्ट्रार? किस चीज का? टू पर्सनल हो गया कंसेप्ट के साथ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, रजिस्ट्रार न्यूट्रल है, रजिस्ट्रार उसको कंपनी से कोई क्या कंपनी नाम चेंज कर सकती है? कोई माई का लाल जो मेरे कंसेप्ट बताए बगैर खुद से बता दे कि ये चेंज का कंसेप्ट क्या होगा? है क्लास में कोई माई का लाल? शाबाश। प्रोसेस चेंज ऑफ नेम का कंसेप्ट बताइए। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? नेम रिजर्व करेगी नहीं, वो तो जब कंपनी बन रही होती है तब करना होता है। चेंज भी करना है तो नाम रिजर्व तो कराना पड़ेगा ना, कंसेप्ट तो वही है कि कहीं वही ऑलरेडी एग्जिस्ट। शाबाश। 60 डेज के अंदर हमें उसे और देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। हाँ 60 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? नेम रिजर्व तो 60 डेज के लिए होता है, ये बात ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन से देने हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, जो पुराने वाला हो के जो नए नाम के साथ बदले। एक चीज और देनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि नाम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी जरूरी रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रार क्या करेगा? बोले 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 क्या करेगा रजिस्ट्रार? बोले रजिस्ट्रार अप्लाई करेगा सर, अप्लाई कर दिया, कर दिया, इसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा या न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? न्यू सर्टिफिकेट। शाबाश शाबाश। देखते हैं यही प्रोसीजर्स हैं कि नहीं। नाम रिजर्व करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गए, फिर इसके बाद पास करने रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है। लेकिन ये क्या एक्सेप्शन, कब अप्लाई नहीं करना, कब चेंज नहीं करना रिजर्व? हाँ, जब नाम में वर्ड प्राइवेट इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है, क्योंकि नाम में लफ्ज प्राइवेट इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना उसे चेंज इन नेम नहीं समझा जाता, चेंज इन स्टेटस समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। नहीं, इसका मतलब है मेरा कंसेप्ट ये बना, जब कभी नाम चेंज होगा ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया बनेगा। ओके, आगे मेंशनिंग ओल्ड नेम विद, ताकि लोग पहचान पाए ये वही कंपनी है जो पुराने नाम वाले थे। पब्लिश, कंपनी ने वो नए नाम के साथ पुराना नाम भी, नए नाम के साथ पुराना नाम भी मेंशन करते रहना है। कितने दिन तक? किस जगह पे? अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस से बाहर भी और डॉक्यूमेंट्स पे भी, कागज पे भी, ऑफिस पे भी। ऑफिस के बाहर वो जो 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 लगाए जाते हैं बोर्ड, वहां पे भी नए नाम के साथ पुराना, और जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी इशू करती है उसमें भी नए नाम के साथ पुराना नाम दे। एक कंपनी ने चेक दिया, मैं चेक देखा, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी, साइन थे किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के, लेकिन चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव का पर्सनल अकाउंट नहीं था, कंपनी का अकाउंट था, तो कंपनी की स्टैंप लगी हुई थी। इसका मतलब है जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो कंपनीज
चेक के ऊपर उनकी स्टैंप लगती है कॉमन शेयर, उस स्टैंप के अगर लिखा हुआ था ABC लिमिटेड, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था फॉर्मरली, फॉर्मरली FORM यानी पहले XYZ लिमिटेड, तो ये क्या, इसका मतलब क्या था कि पिछले 90 दिन के अंदर अंदर इस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है। पुराना नाम XYZ था, नया, ठीक है। फिर कह रहा है कि नो इफेक्ट ऑन राइट्स आर लायबिलिटीज एंड प्रोसीडिंग, अगर कंपनी का नाम चेंज होता है ना, इससे कंपनी के राइट्स और लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असलम भाई ने मेरे से 10 लाख लिए, उसके बाद ID कार्ड ऑफिस जाके अपना नाम चेंज करवा के सलीम भाई रख लिया। फिर मैंने इनसे कहा भाई मुझे 10 लाख वापस दो, उन्होंने कहा 10 लाख कौन से, मैंने कहा भूल गए, महीना पहले लिए थे, तूने तो एग्रीमेंट भी किया है। उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ एग्रीमेंट, कहने लगा एग्रीमेंट मेरा है ही नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं है, कहता ये तो किसी असलम का है। मैंने कहा असलम तू ही तो है, कहता ये मेरा ID कार्ड है, मैं तो सलीम हूँ, मैं तो सलीम हूँ। क्या नाम चेंज करने से, नया ID कार्ड बना लेने से पुराने एग्रीमेंट्स के राइट्स और लायबिलिटीज पे फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए, वो वैसे ही होगी। ठीक है जी, वो सेम। तो नाम चेंज होने से राइट्स, लायबिलिटीज, या अगर कंपनी के खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो कोई, हाँ जी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने भाईजान की गर्दन उड़ा दी, इनके ऊपर 302 का केस आया, ठीक है। ये सलमान भाई हैं, 302 का केस चल रहा है। अब केस चल रहा है, जमानत में बाहर आए और अपना नाम चेंज कर दिया, सलमान से शाहरुख खान कर लिया अपना। अब बताइए क्या इनके खिलाफ पुराने केस की कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी? यस सर। वो कहेंगे सर वो तो वो सलमान भाई के सलमान के खिलाफ था, मैं तो शाहरुख खान। तो केस चलेगा कि नहीं चलेगा? यही समझाना चाह रहा है। ऐसा ना हो नाम बदल के आप समझे कि मैं तो कोई और हूं, नहीं, आप वही हैं, वही हैं। नो इफेक्ट ऑन राइट्स, लायबिलिटीज आर लीगल प्रोसीडिंग, ये कंसेप्ट समझ आया? अब पूछिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है नाम चेंज करने के लिए। उन्होंने कहा सर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है। मैंने कहा बिल्कुल 3/4 चाहिए होती है, लेकिन अगर 3/4 मेजोरिटी ना मिले तो फिर नहीं, हाँ, लेकिन रेक्टिफिकेशन में अगर पास नहीं भी होती कंपनी का कसूर समझा जाएगा, रजिस्ट्रार फिर उस सूरत में खुद से नाम लिख देगा। इसलिए तो उन्होंने रजिस्ट्रार को पावर दी है कि कंपनी मीटिंग ही कॉल ना करे या मीटिंग में मेंबर्स ही ना आए। तो क्या इससे वो रिक्वायरमेंट बाईपास कर पाएंगे? नहीं कर। जी जी, हाँ ओल्ड नेम शोर हो रहा, 6 महीने बाद कर ले, 6 महीने बाद कर ले। उन्होंने कहा जी एक सर आप 1 महीने बाद गए थे तो उन्हें नाम चेंज कर भी लिया हो तो महीने के अंदर अंदर तो पुराना नाम ही मेंशन करना होता है, वो तो पकड़ा जाएगा। तो कहा कोई बात नहीं 6 महीने कर ले, मैं 6 महीने बाद गया उसके बाद। अब ठीक है, मुझे क्या पता मेरी एग्जाम्पल का आपने ऑपरेशन कर देना है, तो मैं उसे लिहाज से फिर बनाया कर, ठीक है मेरी जो एग्जाम्पल गलत थी, उसे 1 महीने में बाकी ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों आते हैं तो वो मैच हो जाएगा। तो मैं गया 6 महीने बाद। अब ठीक है जी केस, और कोई क्वेश्चन? जी जी, नेम चेंज हो गया लेकिन वो जो पुरानी कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी ना, उसमें पुराने नेम के साथ फिर नया नेम भी कंटिन्यू होगा और ये एक जगह पे लिख दिया जाएगा कि अब इस कंपनी का नाम ये है, अब नए नेम के साथ ही बाकी की कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी की कानूनी कार्रवाई फिर नए नेम के साथ होती है। जी, और जी जी, हाँ कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा। जैसे भाई ने कहा सर जब नाम चेंज होता है तो CNSE नंबर तो सेम रहेगा ना। 90 डेज से ऊपर अपनी मर्जी है, रिक्वायरमेंट 90 डेज तक ही है। 90 डेज से ज्यादा शो करवाना चाहे तो भी करवा सकते हैं, वो फिर ऑप्शन है आपके।
रजिस्ट्रार, याद रखें एक दफा रेगुलेटर अगर कोई एक्शन ले ले तो फिर कंपनी उसके खिलाफ नहीं चल सकती। अगर रेगुलेटर ने नाम चेंज कर दिया ना तो कंपनी अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पुराना नाम नहीं रख सकती। हाँ, अगर उसको कोई और नाम पसंद आ गया वो रख सकती है, लेकिन उस नए नाम को भी सारे कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे। पब्लिकेशन ऑफ नेम, पब्लिकेशन ऑफ नेम का मतलब क्या है कि जो कंपनी का नाम है कहाँ कहाँ पब्लिश होना चाहिए। देखिए हमारा नाम किसी जगह पे, जैसे बात कुछ लोग अपने घरों के बाहर जो है बोर्ड वगैरह नेम प्लेट लगा उसके ऊपर अपना नाम लिख देते हैं, वो रिक्वायर्ड तो नहीं है ना, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के केस में ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि जिस जगह कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बाहर विजिबल प्लेस पे, प्रोमिनेंट प्लेस पे कंपनी का नाम लिखा हो लोगों को, ताकि पता चले यहाँ पे इस कंपनी का ऑफिस है। इस कंसेप्ट को कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ नेम। नाम सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंशन करना रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी मेंशन करना रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यही है, लास्ट कंसेप्ट, के किस किस जगह पे क्या क्या नाम मेंशन करना है। नाम को हमने किस किस जगह पे मेंशन करना है। सबसे पहले कह रहा है कंपनी के लिए लाजमी है कि नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर इंग्लिश में और उर्दू में पब्लिश करे, मेंशन करे। कहाँ? हर रजिस्टर्ड ऑफिस में और एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं ब्रांच ऑफिस को। हर रजिस्टर्ड ऑफिस पे और हर ब्रांच ऑफिस पे, हर प्लेस ऑफ बिजनेस में कंपनी अपना नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर इंग्लिश में और उर्दू में मेंशन करे। ये इस मिलती जुलती रिक्वायरमेंट ना छोटे बिजनेस के लिए भी है। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, इनके देखा होगा आपने, इन दीवार के साथ एक सर्टिफिकेट लगाया होता है कि हमें इसकी तरफ से, इदारे की तरफ से लाइसेंस जारी हुआ। खास तौर पे जो पंजाब फूड अथॉरिटी के अंडर आते हैं ना, उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से उन्हें जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो मेंशन करना उनके लिए जरूरी होता है। उसी तरह कंपनी के लिए भी मेंशन करना जरूरी है। हर प्लेस ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रार की तरफ से जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो भी मेंशन करना है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कहाँ? एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। और नेम और इनकॉर्पोरेशन नंबर इन इंग्लिश और उर्दू ये कहाँ? हालांकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ना ये कवर हो जाता है, नाम भी और इनकॉर्पोरेशन नंबर। आपको याद है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दोनों चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है? तो लहदा से मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये हम रिक्वायरमेंट आपको डिफरेंट तरतीब से पढ़ा रहे हैं, बुक की तरतीब डिफरेंट होगी, हमने टेबल बना के प्रेजेंट किया ताकि कंपैरिजन आसानी से हो जाए। बुक में ये टेबल फॉर्म में नहीं है, सेंटेंस फॉर्म में है, तो उसमें कंसेप्ट सेम है। लेकिन नेम इन इंग्लिश और उर्दू ये कहाँ पे मेंशन करना है? सील, स्टैंप के ऊपर। यानी स्टैंप के ऊपर जो है नेम इंग्लिश में भी, सॉरी इंग्लिश में या उर्दू में है, इंग्लिश और उर्दू है। और फिर नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, ये कहाँ पे? जितने भी कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या नोटिस होंगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? कंपनी जो एग्रीमेंट करती है दूसरों के साथ, जो नोटिस, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये जगह इस कंपनी की है और ये डॉक्यूमेंट इस कंपनी ने इशू किया है। पब्लिशिंग की रिक्वायरमेंट का मकसद यही है ताकि जो जनरल पब्लिक है उसे आसानी से पता चल जाए कि वो ये ऑफिस किस कंपनी का है, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी कंपनी का नाम वगैरह मेंशन होता है, पता चल जाता है किस कंपनी की तरफ से ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट। क्लियर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की एग्जांपल कोई? हाँ जी बिल्कुल। आप अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है किसी कंपनी के बिजनेस प्लेस पे जाए जहाँ पे वो बिजनेस कर रही है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने दीवार के साथ लगाया होता है अक्सर। हाँ, उसकी कॉपी होती है बेसिकली, ओरिजिनल तो नहीं होगा, उसकी कॉपी लगी होती है। जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा प्रोहिबिशन ऑफ नेम। वो कौन कौन से नेम है जो कंपनी के अल्फाज हैं जो कंपनी के नाम का हिस्सा नहीं बन सकते। इसमें खास तौर पे हमने देखा आइडेंटिकल नेम के साथ कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। फिर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि प्रोहिबिटेड है और कुछ ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, मार्क कर लीजिए। ये वो अक्सर पूछ लेता है कि बताइए कौन कौन से अल्फाज रिस्ट्रिक्टेड। इसमें कौन कौन से वर्ड रिस्ट्रिक्टेड है?
जो कि पैट्रनेज या एसोसिएशन शो कर रहे हो किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ, करंट या फॉर्मर, या किसी फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट के साथ, किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ, गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, इनके साथ एफिलिएशन शो नहीं करवा सकते, प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड है। कमीशन के अप्रूवल के बगैर इन अल्फाज को नाम का हिस्सा नहीं बना सकते। फिर हमने स्टडी किया दो कंसेप्ट, रेक्टिफिकेशन का और चेंज का। रेक्टिफिकेशन हमने ये सीखा कि रजिस्ट्रार रेक्टिफाई कर सकता है अगर नाम गलत रजिस्टर्ड हो जाए, उसके लिए पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी देता है हेयरिंग की, फिर उसके बाद ऑर्डर इशू करता है जो कंपनी ने 30 डेज के अंदर अंदर नाम चेंज करना होता है। और अगर कंपनी नाम चेंज रेक्टिफाई ना करे, रजिस्ट्रार खुद से नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। कंपनी अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है किसी ब्रांडिंग की वजह से या चेंजिंग स्ट्रेटजी की वजह से, वो भी कर सकती है। उसके लिए उसे नेम उसी तरह रिजर्व करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार के पास जमा करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। नए नाम के साथ ओल्ड नेम मेंशन करना है 90 डेज तक, और नाम चेंज करने से कंपनी के जो प्रायर राइट्स, लाइबिलिटीज या प्रोसीडिंग्स है वो इफेक्ट नहीं होंगी। नेम को पब्लिश करना है हर डॉक्यूमेंट के ऊपर भी और प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर भी। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। नहीं, चलिए असाइनमेंट मिल गई आपको? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। एक मिनट ठहरिएगा, मैं जरा तसल्ली कर लूँ कि क्या कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया। देखा, एक कंसेप्ट रह गया था, पेनल्टी, कि अगर किसी कंपनी ने अपना नाम इस तरीके से पब्लिश नहीं किया, डिस्प्ले नहीं किया, यस, कंपनी ने का नाम कोई और है, सील किसी और नाम की बनवा ली, पेनल्टी होगी लेवल 1 की, ठीक है। और इसी तरह अगर कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट इशू की, तो ये बड़ी अहम चीज बता रहा है, कह रहा है अगर कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट इशू की अपना लीगल नाम या सील मेंशन किए बगैर, तो जिस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट इशू की ना वो जिम्मेदार होगा, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जैसे अगर कंपनी ने किसी के साथ डेट एग्रीमेंट किया और डायरेक्टर ने लोन एग्रीमेंट में पैसे कंपनी के अकाउंट में गए, उसने जो प्रॉमिसरी नोट फिल किया ना कि पैसे देंगी कंपनी देगी, उसमें एग्रीमेंट में कंपनी के नाम उसके ऑफिशियल सील मेंशन करने की बजाय अपना साइन कर दिए पर्सनल नेम से। अब बताइए इस डेट को पे करने की लायबिलिटी किसकी बन गई? उस पर्सन की, क्योंकि उसने कंपनी को इंक्लूड ही नहीं किया, तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी सजा है। इसका मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया ना, तो जिसने साइन किया, जिस डायरेक्टर ने, वो पर्सनली लायबल होगा। ये आपकी सर अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशन आ रहा है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है पार्टनर पर्सन की, तो उसकी डेथ के बाद वो नेम हाँ, ये एक एक्सेप्शन हमारे सिलेबस में नहीं था कि अगर एक कंपनी वाइंड अप हो जाती है, खत्म हो गई, उसके बाद क्या कोई दूसरी कंपनी उस नाम से रजिस्टर हो सकती है? इसका जवाब है यस। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।